हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो यू पीपल आर डूइंग वेरी फाइन। आया ना? हाँ मैम। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर में क्या देखा था हमने? इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो। मैंने अपने बारे में बोला था और पूरे सब्जेक्ट के मतलब कोर्स के बारे में बोला था कि कॉस्टिंग में क्या क्या डिस्कस्ड है। मेरे बारे में तो इसलिए बोला था कि फॉर नेक्स्ट 80-100 लेक्चर्स यू विल बी विथ मी, तो मेरे बारे में जानना जरूरी है। और दूसरा मैंने वो एक शीट दिया था आपको जिसमें सारे लेक्चर्स और लेक्चर नंबर थे, है ना, और आपको डेट वगैरह में लिखना था कौन से दिन आप कौन सा लेक्चर कर रहे हो, टिक मार्क करना था। और क्या डाउट्स का कॉलम था कि जो जो लेक्चर आप करते चले उसमें कुछ डाउट आए तो वो लिखो। एंड देन जब हम लोग ऐसे कम्युनिकेट करेंगे लाइव जाके तब आप मुझे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? दूसरा मैंने बोला था कि नोटबुक जब आप मेंटेन कर रहे हो तो उसका नंबरिंग करके रखो, है ना। तो जो पेज नंबर पे आप क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हो तो बुक में आप तुरंत लिख सकते हो कि ये नोटबुक के इस पेज नंबर पे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व है। ऑलराइट, क्लियर है? सो शैल वी प्रोसीड विद आवर फर्स्ट टॉपिक। अपना पहला टॉपिक है ओ शीट। अरे मैम, ये तो बहुत इजी है। मतलब क्या, हम लोगों ने ये फाउंडेशन में पढ़ा है, हमको बहुत अच्छे से आता है, मत पढ़ाओ ये। अरे ऐसे नहीं, अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। किसी का अगर भूल है ना, कोई अगर भूल गया होगा ये तो वापस से रिवाइज हो जाएगा एक बार। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे क्या? हाँ मैम, बिल्कुल करेंगे आपकी हेल्प। बताओ फिर कॉस्ट शीट में क्या क्या डिस्कस होता है। मैम वो ऐसा कुछ तो भी हमने पढ़ा था फाउंडेशन में कि कुछ तो कॉस्ट होती है, देखो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। मुझे एक बताओगे क्या कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और इसमें क्या क्या होता है, मतलब अंदर क्या लिखूं मैं? क्यों होता है ये, इतना स्प्लिट क्यों किया डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में? सारा डिस्कस करेंगे ना, मजा आएगा सुनने में। अच्छा, मैं जब भी कॉस्टिंग की बात करूं ना, आप इतना ध्यान में ला लो, ये देखो कॉस्टिंग नहीं क्या, ऐसा ब्रह्मांड है ऐसा। सबसे पहले कॉस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट पहले होता है मैन्युफैक्चर। कोई भी प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर होगा फिर ही वो जाएगा बाहर बिकने के लिए। तो अकाउंट्स बाद में होता है, पहले होता है कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि एक हिसाब लगाया जाता है ना। आप मार्केट में जाओ, आप बोलो ये शैम्पू का बॉटल कितने का है, ये सोप कितने का है ना, ये चॉकलेट कितने का है। अरे भाई बोलता है ना वो 10 रुपीज का है, 15 रुपीज का है, शैम्पू का बॉटल 200 रुपीज का है। कहाँ से हिसाब लगा है? 200 रुपया कैसा? तो उसमें कुछ तो लगा है ना। क्या क्या लगा है उसमें? रॉ मटेरियल लगा है। कभी शैम्पू का बॉटल ऐसा घुमा के देखना, उसमें लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। कभी देखा क्या आपने? वो एक्वा, ग्लिसरीन, ये सारी ब्ला 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 बहुत सारी ऐसी अजीब अजीब चीजें लिखी होती है जो अपने को कभी पल्ले ही नहीं पड़ती। कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आप फूड प्रोडक्ट बोलो या यूज करने का प्रोडक्ट बोलो, एनीथिंग, उसमें लिखा होता है कि ये इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है। ठीक है, देखना एज अ होमवर्क करके देखना। तो मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट होता है ना, तो उसमें खर्चा लगता है। किसका खर्चा लगता है? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है भाई? रॉ मटेरियल की भी अलग अलग फैक्ट्रीज होती है या फिर खेत होते हैं। जैसे कॉटन होते हैं तो कॉटन कहाँ होता है? खेतों में। पहले उगता है वो खेतों में, उसके बाद में वो फैक्ट्री में आता है। तो रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा जाता है। देन और क्या खर्चा होता है बताओ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में? लेबर का खर्चा होता होगा। और क्या खर्चा होता है? अदर एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग जिसको, या फिर एक्सपेंस मान लो, कुछ एक्सपेंस होते हैं। इन एक्सपेंस को उन्होंने बोला है कि दो पार्ट्स में स्प्लिट करो। मतलब अगर मैं यहां पर ऐसा बनाऊं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तो क्या क्या डिस्कस किया है उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में? मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और कुछ एक्सपेंस होते हैं। और इसमें भी उन्होंने स्प्लिट ऐसा किया है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले। पहले तो मटेरियल क्या होता है, फिर उसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो ऐसे दिमाग की बत्तियां थोड़ी खुलेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होता है, ये सारा खर्चा होके और मेनली बात ये करते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री में होता है ना ये सब, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आएगा, लेबर लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, और क्या क्या रहेगा फैक्ट्री में? मशीनरी रहेगा, फर्नीचर वगैरह रहेगा।
तो ये सारा यूज होके क्या बन जाएगा, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट। आप ये समझो, ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, ये फैक्ट्री में हो रहा है, सारी चीजें फैक्ट्री में यूज होती है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है, फाइनली ये फिनिश प्रोडक्ट बाहर बिक नहीं जाता है, क्या होता है, सेल। किसको सेल होता है, होलसेलर्स को, फिर होलसेलर्स इसको बेचते हैं ट्रेडर्स को, ट्रेडर्स बेचेंगे किसको, कस्टमर को, फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ये सारा डिस्कस किया है। अब आपके बुक में पेज नंबर 9 शुरू के जो टॉपिक है ना, वो मैंने बोला था कि टॉपिक नंबर 1 आपको धीरे धीरे ऐसा पढ़ते चलना है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग टॉपिक करते चलेंगे ना, जो डिस्कशन वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे वो ऐसा शॉर्ट में सारा आपको टॉपिक नंबर 1 में दिया है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, डायरेक्ट मटीरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटीरियल क्या है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, सारा आपको दिया है। तो ये आप खुद पढ़ लेना, सेम टू सेम जो आपकी बुक में वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। बस ये लेक्चर खत्म होने के बाद पेज नंबर 9 निकालना अपने बुक का, और वहां पर ये सारा ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है, इन डिटेल पढ़ने के लिए। ओके, अभी मुझे थोड़ा हेल्प करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट? थोड़ा हेल्प करो, लिखवाओ, क्या लिखो, और ये सबको नोटबुक में लिखना है। हाँ देखो, पर्पस क्या है कि मैं लिख रही हूं यहाँ पर, नहीं तो मैं डायरेक्टली हाईलाइट करवा सकती हूँ बुक में, क्योंकि उससे ऐसा हो जाएगा कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो और हो गया। अभी लिखोगे ना तो मैं भी ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, प्लस शेयर करना तो ठीक है, वो बाद में आपके मोबाइल में कुछ अगर छूट गया तो लिख सकते हो, बट नोटबुक में बकायदा आपको ये सारा मेंटेन करना है आपके ओन हैंडराइटिंग में। ठीक है, चलो हाँ बोल दो सब लोग। ओके, यस मैम। बोलो क्या लिखूं मैं इसमें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कोई बोल सकता है तो बोलो जरा। दीज आर दोज कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है इसका, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि शैम्पू के बॉटल के पीछे देखो इंग्रेडिएंट्स दिए, जो हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट में यूज हुआ है। आप केक खाते हो, केक में क्या क्या यूज होता है बताओ, मैदा यूज होता है, घी यूज होता है, मिल्क यूज होता है, पानी थोड़ा सा यूज होता है, देन शुगर यूज होता है, एसेंस यूज होता है ना, कुछ तो फ्लेवर होता है उसमें, चॉकलेट फ्लेवर बोलो या फिर वेनिला फ्लेवर बोलो, ये सारा आप खाने के बाद में आपको पता चलता है। ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन केक। फिर शर्ट बनता है या कोई क्लॉथ बनता है, तो मतलब एनी पर्टिकुलर, जैसे मैंने कुर्ता पहना है तो इसमें क्या यूज हुआ है, मैम इसमें क्लॉथ यूज हुआ है। क्लॉथ कहां से बना है, कॉटन से बना है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। फिर और किसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको, फर्नीचर बनता है, फर्नीचर में क्या यूज होता है बताओ, टिम्बर, वुड, बैट होती है क्रिकेट बैट खेलने की, उसमें क्या यूज होता है, वुड यूज होता है मेनली। ऑलराइट, उसको क्या बोलते हैं, जिसको आप एकदम ऐसे देख के पता कर पाओगे कि इस प्रोडक्ट में ये चीजें यूज हुई है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोलते हैं, विच इज डायरेक्टली चार्ज्ड टू प्रोडक्ट। कोई फिनिश प्रोडक्ट बनेगा ना, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, मैम देखो मटेरियल का तो खर्चा डायरेक्ट है, वो तो पता ही चल जाएगा, जब हम खरीदेंगे ना तो ऐसा वो लिख के आएगा 100 रुपीज पर केजी बोलो, या ₹100 पर यूनिट। अब फॉर एग्जाम्पल एक फिनिश प्रोडक्ट बनने में से अगर 2 यूनिट्स यूज हुए, तो मुझे बताओ रॉ मटेरियल कितने का यूज हो गया। एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए आपको कितना रुपया लग रहा है, 100 रुपया। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है क्या, ये देखो ये ऐसा होता है ना, दिस इज इनटू दिस इज डिवाइड, तो 100 × 2 कितना हो गया, 200 रुपए का रॉ मटेरियल यूज हो गया, पर डायरेक्ट पता हो गया ना आपको, थोड़ा सा समझता है कि भाई एक फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें 2 रॉ मटेरियल हो रहा है यूज, 2 यूनिट्स का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, और एक यूनिट कितने का कॉस्ट कर रहा है अपने को, 100 रुपया। अगर एक 100 रुपया है और अपने को 2 यूनिट्स यूज हो रहे हैं, तो 100 + 100 कितना हो गया, 200। इसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट।
अब फिनिश प्रोडक्ट में अपन अगर बोलेंगे कि भाई पहला कॉस्ट कौन सा ऐड हुआ, तो सबसे पहला कॉस्ट होता है मटेरियल का, मेन खर्चा 200 रुपया, ये ज्वाइंट हो गया। तो आप अगर वो ढांचा देखेंगे तो ऐसा होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोलो तीनों का एडिशन बोल के क्या होता है, एक नाम है उसको, कौन सा नाम है वो, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्यों बोला है, क्योंकि मेन खर्चा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, ये मेन खर्चा है जो होता ही है। इसके सिवा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, मतलब शक्य ही नहीं है। मुझे बताओ बिना वुड के आप बैट बना पाओगे क्या, फर्नीचर बना पाओगे क्या, नहीं। बिना मैदे के, घी के, दूध के आप केक बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल शेयर कर दो मुझे थोड़े से यहां पर लिखने के लिए, बोलो एग्जाम्पल्स। अगर मुझे केक बनाना है तो इसके इंग्रेडिएंट्स लिख दो आगे। मैदा लगेगा, शुगर, मिल्क, वनीला एसेंस। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने बोला था बैट बननी है या फिर फर्नीचर बनना है, तो इसमें क्या यूज होता है, डायरेक्ट मटेरियल वुड। अगर हम लोगों को शर्ट बनाना है तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या यूज होगा, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ वगैरह, ये हो गया इसका रॉ मटेरियल, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। और बताओ कुछ एग्जांपल, जैसे घर बन रहा है हाउस, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या यूज होता है, रेती, गिट्टी, सुने होंगे ना ये नाम, रेती, गिट्टी, ब्रिक्स, सबसे मेन है ये ब्रिक्स। इसके बिना घर बनता है क्या, ईंटें नहीं लगेगी तो घर बनेगा क्या, बताओ, नहीं बनेगा। और ठीक है, और भी कुछ अगर एग्जांपल आपको याद आए तो इसमें लिख दो और मेरे साथ शेयर कर दो, तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में और इसको ऐसा लिस्ट को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा और माइंड ऐसा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे लिख दो, दीज मटेरियल डायरेक्टली एंटर द प्रोडक्ट। मतलब क्या, इसके बिना प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल नहीं है। एंड इसका जो कॉस्ट है, दिस फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। मतलब ऐसा दिख के पड़ता है, वुड को कुछ शेप दे दिया तो बैट बन गया, वुड को और कुछ शेप दे दिया तो फर्नीचर बन गया, ये ब्रिक्स वगैरह यूज कर दिया तो इसका घर बन गया। ये क्या हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लो ये, प्लीज राइट डाउन, कॉपी। डायरेक्ट लेबर बोलो, डायरेक्ट लेबर, ये तो सिंपल है ना मैम। उस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उस पे जो जो लेबर काम कर रहा है ना, जो आइडेंटिफाई हो जाता है, जैसा मटेरियल का हम लोगों ने बोला, वैसा जो लेबर डायरेक्टली उस प्रोडक्ट बनाने में काम करेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, है ना। ये देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, लेबर दैट कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड wholly to a particular job। कोई भी है, मतलब कोई पर्टिकुलर जॉब बोलो, प्रोसेस बोलो, प्रोडक्ट बोलो, जिसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि ये लेबर, ये कुछ डब्बा है, इस डब्बे के मैन्युफैक्चरिंग में वो कुछ काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट लेबर। सिंपल डेफिनेशन है। नीचे पे आप पेज नंबर आई गेस 9, उसी पे आप देख सकते हो डायरेक्ट लेबर का उन्होंने पूरा डेफिनेशन दिया है। मैं खाली इतना ही लिखूंगी, बाकी आप एक बार वहां पर पढ़ लो। लेबर एंगेज्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, लिख दो एक बार यहां पर, लेबर engaged in actual production of a product।
कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके एक्चुअल प्रोडक्शन में कुछ वो काम कर रहा है, एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर। उसका जो भी खर्चा होगा, क्या देते हैं हम लोग लेबर को, बताओ, वेजेस। उसके रिलेटेड जो भी वेजेस रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट लेबर में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरविजन का खर्चा, डायरेक्टली कोई सुपरविजन दे रहा है, सुपरविजन, मेंटेनेंस, देन उसके बाद में टूल सेटिंग, ये सारा क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, थोड़ा सा डायग्राम में बताऊं क्या मैं आपको, एक सेकंड। ये देखो, ये रॉ मटेरियल कहीं से तो बाहर से परचेज होके आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, देखो, डायरेक्ट मटेरियल परचेज। ये कुछ तो लोडिंग अनलोडिंग, यहाँ पे लोडिंग होता होगा, फिर यहाँ पर ये अनलोडिंग हो रहा है, देखो टेम्पो से निकाल निकाल के एक एक वेयर हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो इसका जो भी खर्चा होगा, ये फोकट में काम करेंगे क्या लेबर लोग, दिख रहे हैं क्या आपको, ये दो लेबर, दिस वन, एक दे रहा है, एक ऊपर ना निकाल के ऐसा रख रहा है, कहां पर, वेयर हाउस में। तो ये कुछ वेजेस चार्ज करेंगे अपना, ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। यहाँ पर भी कुछ लोडिंग होगा, टेम्पो में लोड करेंगे, तो उसका जो लेबर हम लोग देंगे वेजेस, वो कहाँ इंक्लूड होगा, डायरेक्ट लेबर में। फिर जब वो डायरेक्ट मटेरियल अपने फैक्ट्री के वहां पर जा रहा है, देखो ये जा रहा है यहाँ पर फैक्ट्री में, क्यों जा रहा है, अरे प्रोसेसिंग होगा ना। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ आया, वेयर हाउस में रखा गया, सिर्फ वेयर हाउस में रहेगा क्या, नहीं, वेयर हाउस से थोड़ा 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 मटेरियल कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। क्यों जाएगा, इसके ऊपर होगा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होगा तभी तो वो क्या होगा, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा WIP में, दैट इज व्हाट, वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस किस में कन्वर्ट होगा, फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे ही वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो फैक्ट्री से वो कहाँ चला जाएगा, आपके नॉर्मल जो आपका ऐसा थोड़ा सा गोडाउन अच्छा होगा, जहां पर सारा फिनिश प्रोडक्ट को एक साथ रखा जाता होगा, वहां वो शिफ्ट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, इन्वेंट्री, है ना, ये वर्ड आपने सुना होगा, इसको स्टॉक बोलते हैं। ट्रेडर्स लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। मैन्युफैक्चरिंग लोगों के लिए स्टॉक क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल का स्टॉक, और ये क्या हो गया, इन्वेंट्री। ये फिर क्या होता है, ये फिनिश प्रोडक्ट आपके इस फैक्ट्री के पर्टिकुलर गोडाउन से बाहर सेल होने को जाता है। समझ रहा है क्या, थोड़ा बहुत फ्लो आपको, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए शेयर कर दिया कि भाई अगर आप डायरेक्ट लेबर की बात करेंगे तो ये सारा डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे भी देखना है तो देखो, डायरेक्ट लेबर का यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन ऐसा थोड़ा दिया है। अभी का सिर्फ डायरेक्ट लेबर देखो आप, फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल, मशीन ऑपरेटर्स, मशीन के कुछ ऑपरेटर्स रहेंगे, भाई आपकी मशीन बहुत बड़ी है, ऐसे दो तीन डब्बे है उसको, अब इसको थोड़ा सा ऑपरेट करना, इसको चालू करना, इसको बंद करना, रॉ मटेरियल इसमें पुट करना, जैसे ही कुछ वर्क इन प्रोग्रेस हुआ वहां पर, है ना, लेबर का कुछ काम पड़ता है, तो फटाक से इंजीनियर जाके कुछ तो काम कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने में सीधा सीधा काम कर रहा है। वो फिनिश प्रोडक्ट जब तक बाहर आता है ना, तब तक यहाँ पे जितने भी लेबर लोग काम करते हैं, ये मशीन के इर्द गिर्द बोलो, प्रोडक्ट बनने के आजू बाजू, तो ऐसा होता है कि उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। अभी आपको दिख गया ना यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का डेफिनेशन। यस, थोड़ा सा और ऐसा कैची हो जाता है वो, तो लिख दो एक बार यहाँ पे, डायरेक्ट लेबर एग्जाम्पल क्या क्या बोला मैंने अभी आपको, इंजीनियर्स, लिख दो आप, इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस की, डायरेक्ट एक्सपेंस, बोलो क्या होते हैं ये, दीज आर द एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। कौन से एक्सपेंस होते हैं वो, डायरेक्टली लिंक्ड टू फिनिश प्रोडक्ट, डायरेक्टली लिंक्ड टू फिनिश प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टी,
रॉयल्टी का खर्चा, उसके बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट ऑब्टेन्ड ऑन हायर। कुछ प्लांट आपने हायर पे लिया, हायर परचेज आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, या फिर अभी आप पढ़ेंगे इंटर में, ठीक है, आई गेस इंटर में पढ़ेंगे आप, फाउंडेशन में नहीं होगा आपको हायर परचेजिंग। अभी हायरिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग परचेस की जगह हायर करते हैं, मतलब ओनर कोई और होता है, वो हम लोगों को क्या करता है, प्लांट रेंट पे देता है, जिसका हम लोग हायर चार्जेस उसको पे करते हैं, और उसमें वो आपका मशीनरी है क्या, नहीं, बट उसके ऊपर कुछ रिपेयर्स मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा ना। वो मशीन किसके लिए खरीदी है हमने, या फिर हायर पे ली है, काय के लिए लिया हमने मशीन, प्रोडक्शन करने के लिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें, उसका जो रिपेयर्स मेंटेनेंस है उसका खर्चा हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और बताओ, आर्किटेक्ट का फीस, आर्किटेक्ट फीस डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। और क्या, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क, जैसे कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया, बट थोड़ा सा ही डिफेक्टिव है, उसको सही करने का खर्चा कुछ भी होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है क्या। तो ऑल दिस कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली ऐसा दिखेगा कि प्रोडक्ट में खर्चा हुआ है, प्रोडक्ट बनने में खर्चा हुआ है। इन तीनों का मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों का खर्चा मिला के इट बिकम्स व्हाट, प्राइम कॉस्ट। इसके ये वाले खर्चे के बिना प्रोडक्ट का बनना असंभव, ठीक है क्या। तो अभी हम लोग फॉर्मेट भी बनाते चलते क्या, ऐसा बनाओ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट फॉर्मेट, ऊपर में हेडिंग डालती हूँ, कॉस्ट शीट फॉर्मेट, आप अलग पेज पे बनाना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबका इधर कुछ अमाउंट का ऐसा कॉलम बनाओ, एक्स एक्स एक्स, ऐसा लिखते चलो। तो हमारे पास अमाउंट है नहीं ना, यहां से बन जाएगा क्या, प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब ठीक है मैम, ये डायरेक्ट मटेरियल लेबर ये हमको समझ गया, अब क्या, अब ये मटेरियल जाना है फैक्ट्री में, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा ना, इसके बाद में क्या क्या खर्चे होते हैं, एक नाम आप समझ जाओ। अब जो भी इनडायरेक्ट खर्चा होगा ना, उसको हम लोग सादी भाषा में ओवरहेड्स बोलते हैं। जैसे ये इनडायरेक्ट 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 आप देखेंगे ना, तो इसको नाम एक होता है ओवरहेड्स, इसको अलग से चार्ज करना पड़ता है। अब कौन कौन से ओवरहेड्स होते हैं बताओ तो जरा, आपको दिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री में जाने के बाद में भी और कुछ खर्चे होंगे, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिर होंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और ये खर्चा होने के बाद में आपका होगा सेलिंग ओवरहेड्स। ये खाली ये नाम ध्यान में रख लो, अभी हम लोग इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज, एक सेकेंड, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऊपर डिस्कस किया था हमने, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है बताओ। कॉस्ट विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जैसे ऊपर आपने देखा होगा कि डायरेक्ट मटेरियल में मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, एक फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है, जो भी होगा, ठीक है, 100 रुपया का पर यूनिट है, तो 200 रुपया डायरेक्ट मटेरियल लग गया। अब यहाँ पे जब मैं इनडायरेक्ट मटेरियल बोलती हूँ ना, तो ये क्या होता है पता है क्या, जैसे कि मशीनरी जो यूज होती है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में मशीनरी यूज होती है, ये मशीनरी का जो लुब्रिकेंट वगैरह यूज होता है, ऑयलिंग वगैरह यूज होता है ना मशीनरी का, लुब्रिकेंट्स, ये जो उसमें ऑयल ग्रीस यूज होता है, मशीन स्मूथली चलना चाहिए उसके लिए। अब मुझे बताओ, एक फिनिश प्रोडक्ट बनने में कितना लुब्रिकेंट यूज हुआ,
या एक फिनिश प्रोडक्ट बनने में कितना ऑयल यूज हुआ, कितना ग्रीस यूज हुआ, मैम वो पता नहीं ना। वो तो एक बार हमने ऐसा ओवरऑलिंग करते टाइम ऐसा लगा दिया उसमें, ऑयल बोलो ग्रीस बोलो लुब्रिकेंट, हमको नहीं पता कि एक प्रोडक्ट में कितना ऐसा कॉस्ट लगा। पता है क्या, बता सकते हो क्या आप? नहीं तो आपको गिनना पड़ेगा एक बूंद, या एक बूंद का भी छोटा सा ऐसा एकदम इतना सा पार्ट बोल सकते हो क्या? इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पर प्रोडक्ट पे। मटेरियल का कैसे बता दिया मैंने आपको कि एक फिनिश प्रोडक्ट बनने में अगर 2 यूनिट्स लगता है और एक का कॉस्ट कितना है 100 रुपया, तो फिर 2 यूनिट्स का कितना बन जाएगा 200 रुपये, रुपीज 200 का रॉ मटेरियल लग गया। ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया हमने, मेजर कर लिया। इसको मेजर कर सकते हो क्या बताओ? पेज नंबर निकालो आप 9, वहां पे आपको इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिलेगा, पढ़ो एक बार। मटेरियल्स विच कैनॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी एपोर्शन, तो इसमें आपको एक वर्ड क्या मिलता है, एपोर्शनमेंट का वर्ड मिलता है और एब्जॉर्प्शन का वर्ड मिलता है। तो आपको यहां पे लिख सकते हो मटेरियल्स विच कैन नॉट, थोड़ा बोल्ड में लिखो ये, कैन नॉट बी एलोकेटेड। जैसे मटेरियल का वो 200 रुपया कैसे अपन ने एलोकेट कर दिया, थोड़ा सा एग्जांपल से लिख दो ऐसे, 200 रुपया हमने एलोकेट कर दिया, इसको हम एलोकेट कर पाएंगे क्या? नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इट कैन बी, एक तो एपोर्शन बोलो और एब्जॉर्प्शन बोलो। एब्जॉर्ब टू व्हाट, कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स। ओके, सो पहला वाला हमने क्या यूज कर लिया यहां पर, स्टोर्स यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। क्या क्या है, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस, ये मेंटेनेंस के काम में आता है मशीनरी के। ये डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट में बनने के काम में आ रहा है क्या? से कोई फेस वॉश बन रहा है, कोई क्रीम बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो इंग्रेडिएंट है क्या उसमें डायरेक्टली क्रीम में या शैम्पू में यूज हुआ है क्या? नहीं, ये कहाँ यूज हुआ है, मशीनरी के मेंटेनेंस में, इनडायरेक्ट मटीरियल। डू यू गेट दिस? एंड दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है, दिस इज नॉट डायरेक्टली एलोकेटेड, दिस इज एपोर्शन और एब्जॉर्ब टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर्स मतलब क्या होता है, ये ना डिटेल में अपन ओवरहेड्स बोल के टॉपिक है, कॉस्टिंग में पूरा मतलब डिटेल में डिस्कशन है, मटेरियल का एक पूरा टॉपिक है, लेबर का एक पूरा टॉपिक है, ओवरहेड्स का एक पूरा टॉपिक है। तो उसके अंदर ना इसका डिटेल में डिस्कशन है कि कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, कॉस्ट यूनिट्स क्या होते हैं, दूसरा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एपोर्शनमेंट क्या होता है। ठीक है, वहां पे ऐसे दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट खाली करके अपन सारी चीजों को कहाँ एलोकेट करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। मतलब ये क्या हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये क्या होता है, प्रोडक्शन में मटेरियल ये सब दिख के पड़ता है ना, अरे ये बिजली यूज में आ गई, ये पर्टिकुलर जो मटेरियल है ये यूज में आ गया प्रोडक्शन करते वक्त, तो ये डायरेक्टली दिख गया, इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसका कैलकुलेशन आ गया। बट सर्विस डिपार्टमेंट जो है, जैसे लीगल टीम हो गई, सेलिंग टीम हो गई है ना, एक्सपर्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। इधर भी कुछ खर्चा हो रहा है, तो सर्विस डिपार्टमेंट खाली होके ये कहां जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एंड देन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकलता है, डिपार्टमेंट 1 2 3 ऐसा कॉस्ट निकलता है। ठीक है, डिटेल में इसको कहां डिस्कस करेंगे हम लोग, ओवरहेड्स में। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, डायरेक्टली एलोकेशन नहीं होता इनडायरेक्ट मटेरियल का, ये कहां जाता है, एक तो अपोर्शनमेंट में जाता है, दूसरा ये एब्जॉर्ब होता है टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट्स। इज दिस क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे स्टोर्स यूज्ड इन सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट मतलब क्या, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन काम है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है क्या, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है क्या, नहीं, प्रोडक्ट तो कहाँ बन रहा है, फैक्ट्री में। अभी ये सब क्या हो रहा है, सर्विसिंग हो रहा है, मतलब बाकी सारी चीजें। तो इधर क्या क्या यूज होता है बताओ, पावर हाउस में जो भी स्टोर्स यूज होगा, जो भी नट बोल्ट्स
वॉट एवर इट इज, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में काम में आया क्या? ये नहीं, ये कहाँ काम में आया? प्रोडक्ट के बनने में हेल्प जो कर रहा है ना चीज, उसमें। अभी पावर हाउस से क्या होगा? बिजली मिलेगी। अरे जरूरी है ना, मशीन कैसे काम करेगी नहीं तो। पावर हाउस। दूसरा क्या है? बॉयलर। बॉयलर हाउस, कोई कोई प्रोडक्ट्स में बॉयलर हाउस लगता है, मतलब बॉइलिंग डिपार्टमेंट होता है। देन उसके बाद में कैंटीन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये तो। कैंटीन, मुझे बताओ, यहाँ तो खाने पीने की चीजें रहेंगी ना। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लोग काम करेंगे, लेबर काम करेंगे, अगर किसी ने टिफिन नहीं लाया तो कहाँ जाके खाएंगे? वो कैंटीन में जाके खाएंगे। मुझे बताओ, कैंटीन में बर्गर मिल रहा है, हाउ इज बर्गर रेलेवेंट विथ फेशियल क्रीम और फेस वॉश? इज इट डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्ट? नो, but the labor who is working on that product are going to canteen and eating food. तो ये क्या हो गया? स्टोर। स्टोर्स मतलब क्या? जो भी सामान यहां पर कैंटीन में, बॉयलर हाउस के लिए, पावर हाउस के लिए यूज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटीरियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा, एक इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल चीज को डिस्कस किया है यहां पर, मटीरियल्स विच ड्यू टू देयर cost being small are not considered worthwhile। मतलब क्या होता है भाई? देखो, अब समझो कैलकुलेटर यूज करते हैं हम लोग, अब से फैक्ट्री में लेके आ गए ऐसे काउंटिंग करने के लिए। अब मुझे बोलो, ये इनडायरेक्ट मटेरियल ही हुआ ना, ये कोई प्रोडक्ट में डायरेक्टली जाके बैठा थोड़ी कैलकुलेटर, और जरूरी थोड़ी कि क्या बटन डालेंगे क्या उसमें? नहीं, बट मटेरियल तो है ना, कुछ तो है ना। अब इसको एसेट भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते एसेट? अरे कितना कम कॉस्ट है उसका। मुझे बताओ, इतनी लाखों की फैक्ट्री जिसमें लाखों का सब सामान आ रहा है, मतलब इनडायरेक्ट कुछ मटेरियल भी आएगा से, मतलब ये लुब्रिकेंट भी आएगा ना तो ये लाखों से आएगा, ग्रीस भी आएगा ना तो 50-60 हजार का आएगा। समझ में आती क्या बात आपकी? और ये कैलकुलेटर कितने का है? कैलकुलेटर आया ज्यादा से ज्यादा ऐसे समझो 1000 रुपए का, 1000। अब मुझे बताओ, ये 1000 रुपए अपोर्शन करने में भी पूरेगा क्या? नहीं, तो इसको मैं क्या समझूंगी? ये डायरेक्ट मटेरियल ही है। सो टू बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल। वो बोलते हैं कि इतना अपोर्शन करो, मतलब वो आप जब ओवरहेड्स टॉपिक पढ़ोगे ना, मतलब धीरे धीरे जब हम लोग ऐसे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, वहां पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो जो अभी मैंने डिपार्टमेंट बनाए थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट को खाली करना इतना सोपा नहीं है, इतना आसान नहीं है, उसके अलग अलग मेथड्स है। अब मुझे बताओ, ये 1000 रुपए के लिए हम इतना माथापच्ची करेंगे, वो दिमाग ज्यादा थक जाएगा उसमें। तो एक काम करो, ये 1000 रुपए है ना, करो एडजस्ट करो डायरेक्ट मटेरियल में। कोई टूल आ जाता है समझो, टूल। अब ये तो है तो एसेट, मानेंगे क्या इसको एसेट? भाई लिखो बैलेंस शीट में, लिखोगे क्या? आप 200 रुपए का कुछ टूल खरीदा हमने, और ये इनडायरेक्ट मटेरियल भी ट्रीट नहीं करना है, तो एक काम करो, इसको कोई वर्थ नहीं है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये इतना ओवरहेड्स करके ये अपोर्शन इतना करना इजी नहीं है। एक काम करो, इसको डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट कर लो, खत्म। इज दैट ओके? ऐसा छोटा मोटा खर्चा होता है ना, जो वर्थवाइल नहीं दिखता, उसको हम डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज यहां पर लिखी है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? एक तो मशीनरी के मेंटेनेंस में जो चीजें यूज में आती है, लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस, वो सारा हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। देन उसके बाद में जो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए चीजें यूज हो रही है, जैसे पावर हाउस के लिए कुछ चीजें यूज हो रही है, टूल्स यूज हो रहे हैं, बॉयलर हाउस के लिए, कैंटीन में जो भी सब्जियां वगैरह यूज हो रही है ना, सिरप यूज होते होंगे, फिर सॉस यूज होता होगा, डिफरेंट थिंग्स है ना, फूड बनाने के लिए, पॉपकॉर्न बनते होंगे, तो ये क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट बनने में यूज हुआ क्या? नहीं, लेबर काम कर रहा है ना उनके खाने के लिए, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, लिख लो, इनडायरेक्ट मटेरियल का ये पूरा लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट लेबर का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू पर्टिकुलर जॉब और लेबर एंगेज इन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक्चुअली कोई प्रोडक्ट बनने में वो लेबर जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर,
और इनडायरेक्ट लेबर का डेफिनेशन क्या रहेगा? विच इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट। तो अब देखो, दो डिपार्टमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बोले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा है सर्विस डिपार्टमेंट। तो जो भी एम्प्लॉइज ये सर्विस डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट? सर्विस डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस होता है। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सर्विस डिपार्टमेंट, जहां पे सारी दूसरी चीजें होती है, मतलब प्रोडक्ट बन गया अलग, अब जो बाकी सारी चीजें होते हैं, जैसे क्या? सर्विस डिपार्टमेंट में जैसे कि कौन कौन रहता है? सुपरवाइजर्स। हम सुपरवाइजर्स तो आपने इधर भी बोला था ना, ये देखो, वेजेस टू सुपरवाइजर्स। ये सुपरवाइजर कौन है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है ना, वो मशीनरी वगैरह मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, ये यहाँ पर एक आधा सुपरवाइजर यहाँ पे रहेगा, सारे जो लेबर्स लोग काम कर रहे हैं ना, उनका बॉस। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट में भी सुपरवाइजर हो सकते हैं, जैसे कि जो से अपना ऑफिस रहेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद में वो अलग से एक ऑफिस में, जहां पे सारे प्रोडक्ट्स जाएंगे ना बन के, वहां पे एक सुपरवाइजर रहेगा देखने के लिए सारा। अकाउंटेंट रहेगा, है ना, अकाउंटिंग करने के लिए। तो ये सारा क्या है? अकाउंटेंट वगैरह, ये लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं क्या? प्रोडक्ट बनने में काम कर रहे हैं क्या? नहीं, इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका। और क्या होता है? मटीरियल हैंडलिंग, मटीरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है? वेयर हाउस में आ गया मटेरियल, वेयर हाउस में आ गया। अब वेयर हाउस से जो फैक्ट्री में जा रहा है, पूरा का पूरा डायरेक्ट फैक्ट्री में नहीं जाता, सबसे पहले जाता है वेयर हाउस में। वेयर हाउस से फिर थोड़ा 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 मटेरियल फैक्ट्री में जाता है। तो जो मटेरियल हैंडलिंग फैक्ट्री तक जा रहा है, वेयर हाउस से फैक्ट्री तक, वो क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोडक्ट बनने में वो लेबर काम कर रहा है क्या? नहीं। वो लेबर क्यों काम कर रहा है? हेल्प कर रहा है कि भाई चलो ये रॉ मटेरियल वहां पहुंचाओ, फिर ये मशीन में जाएगा, तब जाके वो प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे जो लेबर लोग काम करते, जो डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे, बट ऐसे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। मेन फोकस आता है अपना कहां पर? सर्विस डिपार्टमेंट पे। इज दैट ओके? सिक्योरिटी गार्ड होता है, कहीं पर भी अपॉइंट करो, ऑफिस के बाहर, वेयर हाउस के बाहर। अब वो सिक्योरिटी गार्ड तो बेचारा रखवाली कर रहा है ना, डायरेक्टली प्रोडक्ट बनने में तो उसका कोई हाथ नहीं है। ना ही वो फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, ना मशीन के आसपास घूम रहा है, फिर क्या काम है उसका? और कॉस्ट तो लग रही है ना, सिक्योरिटी गार्ड को एक सैलरी मिलती होगी ना, ये सैलरी कहाँ देंगे? कहाँ जाएगा ये? प्रोडक्शन में। देखो यार, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आप कितने भी प्रोडक्ट्स बनाओ, 1000 प्रोडक्ट्स बनाओ या 1 लाख प्रोडक्ट्स बनाओ, जो भी खर्चा होगा, जो भी एनीथिंग वॉट एवर खर्चा, वो इन यूनिट्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो डायरेक्ट रहेगा वो तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चला जाएगा। से एक यूनिट बनने के लिए 2 यूनिट का मटेरियल लग रहा है, लगा दो उतना हिसाब। एक यूनिट बनने में एक लेबर का इतना खर्चा है। क्या बोलता है लेबर? भाई एक प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, उसका मैं 10 रुपया लूंगा। 2 प्रोडक्ट लूंगा, 2 प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो मैं 20 रुपया लूंगा। 3 प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं 30 रुपया लूंगा। मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। पर यूनिट अपने को डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रहा है कॉस्ट। डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस है, एनीथिंग, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में हमको दिखाई पड़ जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट में हमको एट्रीब्यूट हो गया एक्सपेंस। इनडायरेक्टली क्या होता है कि भाई लुब्रिकेंट यूज हुआ, ग्रीस यूज हुआ, ऑयल यूज हुआ। मुझे बताओ, मैं एक यूनिट का कैसे निकालू? एक यूनिट के लिए कितना लुब्रिकेंट यूज हुआ? कांट बी डिफाइंड। या मैं ऐसे बोलूं तो चलेगा कि एक यूनिट के लिए अकाउंटेंट ने कितना काम किया? अरे वो नहीं पता ना भाई, अकाउंटेंट ने तो अपना पूरा ऐसा सैलरी ले लिया फिक्स्ड, 2 लाख रुपया महीना। या बोलो सुपरवाइजर ने अपना सैलरी ले लिया, ये मटेरियल हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट वाले ने एक अपना फिक्स सैलरी ले लिया। मैं क्या बोलूं कि एक यूनिट में इनका कितना एक्सपेंस हुआ? इनको करना पड़ेगा एपोर्शन, एपोर्शन टू दीज यूनिट्स। और यूनिट्स में नहीं होता इनका, क्या था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहले तो डिपार्टमेंट को दो, फिर डिपार्टमेंट से एक एक यूनिट को जाएगा वो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और ये क्या हो गया? जो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, एलोकेट हो गया। भाई एक यूनिट बनने में इतना खर्चा एलोकेट कर दो।
बट क्या हुआ, कुछ एक्सपेंस जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हम इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसको हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब। थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या आपको? आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है फाउंडेशन में, बट इसको अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट लेबर। यहां पे मैं लिख देती हूं ऊपर, इनडायरेक्ट लेबर। डेफिनेशन उसका लिखेंगे आप कैसे? लेबर दैट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड होनली टू अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, लिख दो ये। ओके, अब इसके बाद में एक समरी चार्ट बनाएंगे हम लोग। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। कौन कौन से कॉस्ट रहते बताओ? बाय नेचर वाले, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, है ना। आपको बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर, यहां पे मैं पहले लिख देती हूं मटेरियल, लेबर और क्या? एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? बाय नेचर कॉस्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब इसका कैटेगरी कर दिया अलग अलग, भाई ये मटेरियल कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट, ये कुछ है ना अदर एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बाय नेचर। एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन सा कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है ये? अभी नीचे नीचे आप थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगी ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिखेगी। तो नंबर 1 क्लासिफिकेशन बाय नेचर में क्या आएगा? मटेरियल एक्सपेंस, लेबर एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। मटेरियल में भी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, दैट वे। उसके बाद में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट मैंने डिस्कस कर लिया, डायरेक्टली उसको एट्रीब्यूट कर कैसे करते हैं, और इनडायरेक्ट रहा तो उसको कैसे पता करना है कि भाई ये पर्टिकुलर एक्सपेंस है जो इनडायरेक्ट है, और इसको हमको क्या करना है? एपोर्शन करना है। क्या करना है? एपोर्शन। देन उसके बाद में नेक्स्ट है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर, तो इसमें क्या रहेगा? एक रहेगा डायरेक्ट, दूसरा रहेगा इनडायरेक्ट, है ना, अभी डिस्कस किया था हमने। डायरेक्ट में भी 3 चीजें आएगी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में भी तीनों चीजें आएगी, क्या? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। तो अगर आपको कॉस्ट सेंटर्स में बोल देंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस का खर्चा होता है वो कौन सा कॉस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो उसको बोलना है क्लासिफिकेशन बाय कॉस्ट सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एक आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। अभी अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर? दिस इज बाय नेचर, दिस इज बाय कॉस्ट सेंटर एंड दिस इज बाय फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए तो है ही, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या होते हैं देखो, फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्शन। थोड़ा सा लिंक लगाओ, रॉ मटेरियल आया, फिर रॉ मटेरियल पे क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग कहाँ होगा? फैक्ट्री में होगा। फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इसीलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अभी ये सारे जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनको क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। दूसरा नेक्स्ट क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब होता है? जैसी प्रोडक्शन हो गया, मतलब क्या? रॉ मटेरियल इधर आके कन्वर्ट हो जाता है पहले डब्ल्यूआईपी में, और जो भी डब्ल्यूआईपी से फिर कन्वर्ट क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट। ये फिनिश प्रोडक्ट कहां जाता है? ऑफिस में जाता है। ऑफिस, ऑफिस में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, अकाउंटिंग होता है। उसके बाद क्या है? डिस्पैच होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरीज वहां यूज होती है ना, प्रिंटर यूज होता है, लैपटॉप यूज होता है। सुपरवाइजर रहता होगा वहां पे कोई सुपरविजन करने के लिए कि फिनिश प्रोडक्ट कितना आया, कितना गया। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? ऑफिस में हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा फ्लो वाइज ही ध्यान रखो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, R&D। नेक्स्ट क्या होगा आपका? सेलिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप एक साथ बोल सकते हो।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या तो अलग अलग लिखना है तो सेलिंग लिख दो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो। सेलिंग में क्या होता है भाई, अभी जो प्रोडक्ट हमने बनाया, ये फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया ना ऑफिस में, अभी बेचना है ये, तो एडवर्टीजमेंट करना है, सेलिंग कुछ एक्सपेंसेस क्रिएट करना है, उसके लिए R&D करी ना कि भाई कैसे करे, ये प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे करे, तो वो होगा R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद होगा ये सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग के बाद में क्या होगा, सेलिंग एक्सपेंस होने के बाद में होगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि भाई कोई कस्टमर आया अपने पास, बोला कि मुझे 10 आइटम्स खरीदना है, आपके 10 प्रोडक्ट्स खरीदना है, ओके, सेल हो गए, पर्चा बन गया, उनको दे दिया, ये लो आपका बिल। अब क्या नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, कि मेरे गोडाउन से उनके गोडाउन तक प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको समझ में आता है क्या, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलते हैं जिसको, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोलते हैं, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, समझो ये है अपनी फैक्ट्री, यहाँ पे मैंने लिख दिया फैक्ट्री। अभी मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, वो अपने गोडाउन में आया, गोडाउन में आके फिर फैक्ट्री में आया, क्योंकि यहाँ पे है मशीनरीज, ये कुछ मशीनरी है ऐसी। अब ये मटेरियल क्या होगा, ये मशीन में कहीं से तो पुट होगा, समझो मैं कुछ करती हूँ, ये कुछ ऐसा यहाँ पे ये होगा, ये क्या होगा, फिर ये रॉ मटेरियल यहाँ से अंदर पुट होगा, ये यहाँ से जाएगा, इधर कुछ प्रोसेसिंग हुआ, फिर ये अपने आप इधर चले जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, फिर अपने आप ये इधर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या है, ये WIP है, ये फिनिश प्रोडक्ट बना क्या, नहीं बना, ये रॉ मटेरियल तो अभी गया, ये मशीनरी में ऐसा पुट हुआ, कुछ तो WIP चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ तो प्रोसेसिंग हो रहा है ना उस पे, इसलिए बोलते हैं WIP शॉर्ट फॉर्म। और फिर क्या होता है, फाइनली जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, फिनिश प्रोडक्ट, देन इसको बाहर निकाला जाता है, गोडाउन में शिफ्ट किया जाता है, वहां से इसको बेचा जाता है। तब तक के, जब तक को जो भी फैक्ट्री में एक्सपेंस हो रहे हैं ना, ये पूरा रॉ मटेरियल आने से लेके फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट बनने तक, ये फिनिश प्रोडक्ट जब तक बन रहा है, तब तक जितना भी खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो इधर क्या क्या आ गया देखो, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल। मैंने आपको उधर डायग्राम में बताया था कि लोडिंग, फिर वो ट्रांसपोर्ट का आना, टेम्पो का आना, फिर अनलोडिंग होना, उसके बाद में वो वेयर हाउस में है ना शिफ्ट कर देना, ये सारा जो भी लेबर यहाँ पे काम कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। दूसरा क्या है, जब ये फैक्ट्री में काम हो रहा है, जो फैक्ट्री के इर्द गिर्द लोग काम कर रहे हैं, ये कोई लेबर होगा जो ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को ऐसे खड़े रह के, टेबल चेयर कुछ रहेगा ना, उस पर खड़े रह के यहाँ पे शिफ्ट करेगा, या एटलीस्ट देखेगा तो भी कोई प्रोडक्ट टूट तो नहीं रहा है ना, डायरेक्टली अच्छे से मशीन में जा रहा है ना, ये डायरेक्टली काम कर रहा है ना, प्रोडक्ट बनने में डायरेक्टली पता चल रहा है ना, अरे ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये खड़े होके कुछ तो मटेरियल देख रहा है, डाल रहा है, ये मशीन के आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टली बनने में काम कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर ही बोलेंगे। ये कौन सा लेबर है, डायरेक्ट लेबर। तो आपको समझ में आया क्या कौन कौन से डायरेक्ट लेबर काम कर रहे हैं, एक तो ये लोडिंग अनलोडिंग वाले लोग, रॉ मटेरियल है ना, लोड करना अनलोड करना वेयर हाउस में, फिर ये फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं, इनको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। यहाँ पे इनका एक सुपरवाइजर रहेगा, है ना, जो देखेगा काम बराबर से हो रहा है क्या, मटेरियल को तोड़फोड़ तो नहीं रहा है, ऐसे फेंक तो नहीं रहा है, ये हो गया सुपरवाइजर, ये भी डायरेक्टली काम कर रहा है। मैंने लिखा था ना डायरेक्ट लेबर में सुपरवाइजर, वो ये वाला सुपरवाइजर है वो, ठीक है। फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस में आप ऐसा समझो, जो प्राइमरी पैकिंग वाला एक्सपेंस है, प्राइमरी पैकिंग, मैं बताऊं क्या आपको, ये देखो, लुक एट दिस, मिल्क का पैकेट बोलो, केचप का पैकेट बोलो, है ना, और भी सारी चीजें जो लिक्विड आती है, जैसे कोई चटनी आती है, या व्हाटएवर जो भी लिक्विड, मेयोनीज वगैरह आप खाते हो, देखो पास्ता पिज्जा सॉस होता है, ऐसा खुला दे देंगे क्या वो। अभी ये जो बॉटल है, ये जो पानी है इसके अंदर, डायरेक्टली ऐसा देंगे क्या आपको, ये लो पानी, ये लो पानी, ऐसा नहीं। बॉटल में जो एक बार पैक हो रहा है, जो बॉटल सील दिख रहा है,
वो क्या हो गया? प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब वो प्रोडक्शन में ही आता है, वो अंदर जब प्रोडक्ट बन रहा है ना उसी में वो इंक्लूड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंस। ये प्राइमरी पैकिंग के बिना आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा ही नहीं। जैसे मेडिसिन होती है, डायरेक्टली ऐसे गोलियां बिकती है क्या? नहीं, उसका एक पैकेट होता है, एक रैपर होता है, देखो 5-7 जितनी भी टैबलेट्स आती है फिर हम उसको निकाल के खाते हैं। जो भी लिक्विड की टॉनिक सी बॉटल होती है उसके बिना वो बेच ही नहीं सकते आप। देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी पैकिंग। लिख दो यहां पे, प्राइमरी पैकिंग। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंस। प्रोडक्शन एक्सपेंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्राइमरी पैकिंग के। वाटर बॉटल पैकिंग, मिल्क का जो पैकेट होता है उसका पैकिंग, देन उसके बाद में टोमेटो सॉस का बॉटल बोलो या तो फिर पाउच बोलो, जो कोटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकिंग। और भी आप एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हो, मेडिसिन का वगैरह। ठीक है, अभी फैक्ट्री में और भी कुछ एक्सपेंस होते होंगे। ये तो हो गया था ना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल बोलो, क्या यूज होता होगा फैक्ट्री में? फैक्ट्री में क्या है? मशीन्स। तो मशीन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए उसमें लुब्रिकेंट यूज हो रहा है, ऑयल यूज हो रहा है, ग्रीस यूज हो रहा है। बोलो हाँ कि ना? यस। डायरेक्टली प्रोडक्ट में यूज नहीं हुआ बट फैक्ट्री में जो मशीनरीज रखी हुई है उसमें यूज हो गया ना। नेक्स्ट इनडायरेक्ट लेबर बोलो। इनडायरेक्ट लेबर कौन लोग होंगे? ये क्लीनर्स होंगे, स्वीपर्स होंगे, वो जो मशीनरी है उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ लोग होंगे, है ना, क्लीनर्स वगैरह, या सिक्योरिटी गार्ड ऑफ व्हाट? ऑफ फैक्ट्री, सिक्योरिटी गार्ड ऑफ फैक्ट्री, इनडायरेक्ट लेबर। फिर इनडायरेक्ट कुछ एक्सपेंस। ठीक है, जो भी कुछ एक्सपेंस होंगे वो यहां पर इंक्लूड होंगे। ऑलराइट, मुझे बताओ ये सारा खर्चा फैक्ट्री में हुआ, फैक्ट्री के अंदर, मतलब प्रोडक्ट बनने तक ये सारा खर्चा हो रहा है। ये फिनिश प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, ये सारे एक्सपेंस के बिना नहीं हो सकता। डायरेक्ट सारे एक्सपेंस तो बिल्कुल लगने हैं, प्राइम कॉस्ट है वो। बट ये वाले जो एक्सपेंस है ना, इसके बिना भी प्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं। अगर लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे मशीनरी में, ऑयल नहीं लगाएंगे, ग्रीस नहीं लगाएंगे, मशीन स्मूथ फंक्शन नहीं करेगी। स्मूथ फंक्शन नहीं करेंगी तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, फिनिश प्रोडक्ट, वो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, क्लीनर्स हो गए, स्वीपर्स हो गए, फिर उसके बाद में वो कुछ मेंटेनेंस के लिए लोग रखे होंगे वहां पर, सिक्योरिटी गार्ड है, इन लोगों का वहां होना जरूरी है कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आपका प्रोडक्शन हुआ, सब चोरी हो गया, बताओ ये लोग कहां हेल्प कर रहे हैं? फैक्ट्री में। जो जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है क्या? लिखो यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में। नंबर 1 पॉइंट, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स all cost involved in production of a product। और किसी की अगर सर्विस इंडस्ट्री होगी तो सर्विस। ठीक है, वो सर्विस देने में जो खर्चा लग रहा है वो सारा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में। देन नंबर 2 पॉइंट, इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट बाय फैक्ट्री फ्रॉम, थोड़ा सा देखो कलर चेंज कर रही हूं पेन का, रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल हम लोगों ने भी इंक्लूड किया क्या? यस। एंड सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर भी इंक्लूड किया क्या? मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स बता दिए। एंड सर्विसेस यूनिट until until
the production is complete and the finished product is packed with primary packing. और भी अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो खर्चा है रॉ मटेरियल एंड लेबर, ये कौन सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब सारा डायरेक्ट में आ गया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस वहां ये आ गया। और सर्विसेज यूनिट मतलब क्या? मैंने आपको पहले ही बोला था, दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्सपेंस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बट ये सारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है वो प्रोडक्ट बनने में यूज हो रहा है। मतलब क्या? इसके एग्जांपल्स ये सब है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कुछ एक्सपेंस। डू यू गेट माई पॉइंट? प्रोडक्ट कंप्लीट होने तक जो खर्चा लग रहा है वो आता है प्रोडक्शन कॉस्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप सर्विसेज यूनिट के यहां पर थोड़े एग्जाम्पल अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो, जैसे कि लुब्रिकेंट का खर्चा हो गया, ऑयल का खर्चा हो गया, ग्रीस, देन कुछ सिक्योरिटी गार्ड का वहां पे फैक्ट्री में खर्चा हो गया, या फिर क्लीनर का खर्चा बोलो, वॉट एवर इट इज। या फिर और एक सुपरवाइजर है जो इनडायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है, इनडायरेक्टली बाकी सारी चीजों को सुपरवाइज कर रहा है। ऑलराइट, ये सारा क्या हो गया? प्रोडक्शन कॉस्ट। और इसमें क्या इंक्लूड होता है? प्राइमरी पैकिंग, मेन इंपॉर्टेंट चीजें। अब अगर आपको ध्यान में रखना है ना, तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है खाली इसको ध्यान में रख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या। बताओ क्या क्या आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्राइमरी पैकिंग। देन उसके बाद में और क्या आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में? ये तीनों तो हो गया इंक्लूड करके प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। बट प्राइम कॉस्ट के साथ में जब फैक्ट्री में जो जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कुछ एक्सपेंस हो रहे हैं, सब मिला के हो जाएगा क्या? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो मैं अगर थोड़ा सा अपने डायग्राम में यहां पर लिखूं, अपन ने कहीं तो वो फॉर्मेट बनाया था ना, ओके। प्राइम कॉस्ट यहां पर मैं ऐड करूंगी फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये मैंने बोल दिया ना, तो इसमें समझो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, इनडायरेक्ट लेबर भी आ गया और इनडायरेक्ट कुछ एक्सपेंस भी आ गया। दिस इज कॉल्ड एज फैक्ट्री एक्सपेंस। सब मिला के ये क्या बन गया अभी? फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री पूरा कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, कोई भी नाम से बुलाओ। समझ आ गई क्या बात? यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ये एक्स 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 एक्स, और ये फॉर्मेट बन रहा है अपना। ठीक है, अभी मैम आप बोलोगे कि मैम वो किधर है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक? वो बाद में देखेंगे, पहले पूरा एक्सपेंसेस देख लेते हैं, है ना? उसके बाद में हम सारा वो ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट देख लेंगे। नेक्स्ट मुझे बताओ, फैक्ट्री के बाद में कौन सा एक्सपेंस आता है? डायग्राम बनाया था हमने, ये प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गया क्या? फिनिश प्रोडक्ट बनने तक का सारा खर्चा है, देखो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश प्रोडक्ट, पूरा फिनिश प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आता है क्या भाई? फिनिश प्रोडक्ट बन गया, इसको गोडाउन में शिफ्ट करो, एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना, ऑफिस में शिफ्ट करो, वहां से सेल होगा अभी ये प्रोडक्ट। तो क्या क्या काम होगा बताओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में? कोई बता सकता है क्या व्हाट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन expense, it includes expenses incurred for general management। अभी तक जो प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा था वो क्या हो रहा था? प्रोडक्ट बनने का खर्चा हो रहा था, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, बेचना है ना कुछ तो प्रोडक्ट, उसका खर्चा था। अभी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही प्रोडक्ट ऑफिस में आ गया, तो ऑफिस में भी कुछ लोग है, ऑफिस में भी कुछ फर्नीचर है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, तो उसका सारा एक्सपेंस कहाँ जाएगा? तो वो यहाँ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? जनरल मैनेजमेंट। क्या क्या एक्सपेंस आता है इसमें बताओ, एग्जाम्पल कुछ। यहाँ पे पहले तो काम क्या होता है वो लिख देते हैं, ठीक है? एक्टिविटीज आप लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर्म्यूलेशन ऑफ पॉलिसी,
यहाँ पे कुछ MBAs अपॉइंटेड रहेंगे, कुछ CAs अपॉइंटेड रहेंगे, लीगल एडवाइजर्स रहेंगे, है ना, कंपनी के सारे, कि भाई अभी प्रोडक्ट बेचना है, इस पे टैक्स कैसा आएगा, वगैरह वगैरह सारी जो जो भी लीगल चीजें डिस्कस करनी है वो लोग आएंगे, अकाउंटेंट्स आएंगे यहाँ पर। ये सारा क्या हो रहा है, जनरल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट बोलो, डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बोला ना, लीगल एडवाइजर्स है, डायरेक्टर्स कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, और क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, और क्या प्लान कर सकते हैं, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। और कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि किसको कितनी सैलरी देनी है, कौन सा अकाउंटिंग कब करना है, किसको कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, ये सारा काम कहाँ पे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में होगा। अच्छा बताओ, कुछ एग्जांपल्स हम लोग शेयर कर सकते हैं क्या इसके। एंड दिस डज नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। अभी रॉ मटेरियल, वो लेबर वगैरह का खर्चा वो ऊपर हो गया, वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी जो हो रहा है ना, इट इज अदर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, अलग पूरा खर्चा। तो इसके एग्जांपल्स बता दो मुझे। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट्स, बोला ना मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड रहते हैं कंपनी को चलाने के लिए, तो इनका सबका सैलरी। देन उसके बाद में क्या, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, मैंने आपको बोला कि ये ऑफिस होता है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह किसका, ऑफिस बिल्डिंग का। नेक्स्ट यहां पर पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन, ऑफिस में होता है ना डिफरेंट डिफरेंट, ये स्टाफ है, अकाउंटेंट है, डायरेक्टर है, इनको फोन लगेगा, टेलीफोन, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, उसका खर्चा बिल आएगा ना, उसका खर्चा। स्टेशनरी लगेगी, मुझे बताओ, पेन लगेगा, पेपर लगेगा, कैलकुलेटर लगेगा, हाइलाइटर्स लगेंगे, कुछ पेपर्स लगेंगे प्रिंटिंग के लिए, ये क्या हो गया सारा स्टेशनरी। डायरीज वगैरह लगेंगे। पोस्टेज मतलब क्या, किसी को कुछ पोस्ट करना है, उसका कुछ खर्चा रहेगा, किसी को कुछ है ना, ऐसे हमको कुछ हमने डॉक्यूमेंट बनाया, वो किसी को डिलीवर करना है, उसका खर्चा लगेगा। ये सारा खर्चा कहाँ होता है, ऑफिस में होता है, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट और क्या, ऑफिस सप्लाईज एंड एक्सपेंस, और भी कुछ डिफरेंट अदर एक्सपेंस होता होगा वो। और क्या, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। यहाँ पर और चीजें आप ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अभी मुझे याद आया ना तो मैं अभी लिख रही हूँ एग्जाम्पल। और क्या आता है बताओ, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, खुद की खरीदी हुई अगर मशीनरी होगी तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन एक्सपेंस में जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा नीचे, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग या फिर ऑफिस फर्नीचर, उसका डेप्रिसिएशन। ऊपर प्रोडक्शन में कौन सा डेप्रिसिएशन जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। और क्या आ सकता है बताओ, यहाँ पर हीट का, एक पावर का एक्सपेंस आ सकता है, पावर एक्सपेंस। फैक्ट्री में पावर कंजम्पशन होता है, और यहां पर क्या कंजम्पशन होता है बताओ, हीट एंड लाइट। कहां लिखूं मैं, यहां लिख देती हूं, हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट का क्या मतलब हो गया, भाई बिजली जल रही है, फैन जल रहा है, फिर उसके बाद में लाइट है, एसी है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, इसको क्या बोलते हैं, हीट एंड लाइट। और ऊपर प्रोडक्शन में क्या बात करेंगे, पावर। ऐसे कुछ वर्डिंग्स ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको दिखेंगे, तो जब भी वो पावर का डिस्कशन करे, क्योंकि फैक्ट्री में ना हॉर्स पावर लगता है, छोटे मोटे पावर कंजम्पशन से फैक्ट्री का कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें होती है बड़ी बड़ी मशीन्स, इनको चलाने के लिए इनको लगता है पावर। ये पावर कहाँ आता है, ऊपर फैक्ट्री का जो ये प्रोडक्शन एक्सपेंस रहेगा ना इसमें, तो ये इसमें इंक्लूड होगा ये। तो जैसे जैसे याद आ रहा है तो मैं इंक्लूड करते चल रही हूँ, तो आप भी आपके कॉपी में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और जो जो एक्सपेंस मैं लिख रही हूँ अभी वो ऐड करूँ। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नया टाइप का कोई एक्सपेंस हमको दिख गया और हमको डिसाइड करना है कि अभी ये प्रोडक्शन में जाएगा
एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, या फिर और भी नीचे हम लोग सेलिंग ओवरहेड्स अभी डिस्कस करेंगे, है ना, उसमें जाएगा। तो मुझे बताओ, डायरेक्ट का सारा जो भी खर्चा हो गया वो हो गया प्राइम कॉस्ट, और जहां पर भी मैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ बोलती हूँ ना, तो उसको बोलते हैं क्या, ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। फिर मैम ये भी तो ओवरहेड्स ही हो गए ना, हाँ ओवरहेड्स ही है, बट प्रोडक्ट बनने के पहले के सारे जितने भी खर्चे खर्चे हैं, ये फिनिश प्रोडक्ट जब तक बन के रेडी नहीं होता, जो खर्चे होंगे वो सारे प्रोडक्शन एक्सपेंस में जाएंगे। ऑल राइट, प्रोडक्ट जैसे ही बन के रेडी हो गया, मुझे बताओ ये प्रोडक्ट बनने में कुछ खर्चा हो रहा है कि ये ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हो, इसका कोई भी मतलब है क्या, वो जो प्रोडक्शन फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उनसे मतलब है क्या, नहीं। ये सारा ऑफिस के लोगों से मतलब है, इनको पता ही नहीं है कि मशीन कैसे काम करती है, मशीन में प्रोडक्ट कब जाता है, फिर वो बाहर कैसे निकलता है, और ये सिक्योरिटी गार्ड वहां का क्या करता है, इनको कुछ भी नहीं पता। ये इनका ऑफिस संभाल रहे हैं। ऑफिस बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो, या फिर रेंट से अगर ली होगी तो उसका रेंट, स्टेशनरी का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये देखो ना यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है, लोग हायर करेंगे तो ये सारा खर्चा होगा। देखो ये देखो लैपटॉप चल रहा है, कैलकुलेटर वगैरह, ये स्टेशनरी में ही आ गया सब। ये वाईफाई का खर्चा हो गया, ये कुछ पेन पेपर यूज हो रहे हैं, है ना, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, हाँ बोल दो जोर से, फिर मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको इन डिटेल पढ़ा दूं। तो अभी इसके नीचे क्या आएगा बताओ, वेयर इज द डिस्कशन, एड, क्या बोला था मैंने अभी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये बताओ, अभी अभी तक का पूरा खर्चा ऐड करके आप कौन सा फाइनल कॉस्ट बोलेंगे इसको, बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये सारा खर्चा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट, फिनिश प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। जैसे ही ऑफिस में सारा खर्चा हमने सब कुछ किया, अब रेडी हो गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कितने गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, मतलब गोडाउन में आके हमने से 1,20,000 यूनिट्स रख दिए। जरूरी है कि ये सारे के सारे सेल हो जाएंगे, सेल पार्ट होना अलग है। अभी 1,20,000 यूनिट्स पूरे मैन्युफैक्चर होके अपना सारा गोडाउन में आके ऐसे जम गए, अभी इनको निकालना है बेचने के लिए, कुछ सेलिंग एक्सपेंस करने पड़ेंगे क्या, है ना। अब अपने पास ये 1,20,000 गोडाउन में रखे, कुछ सेलिंग एक्सपेंस करेंगे, फिर बेचेंगे। जरूरी नहीं है सारे के सारे जो भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट है वो बिकेंगे, इसमें से ऐसा हो सकता है कि 1,00,000 यूनिट से बिके। क्या मैं बोल रही हूँ समझ रहा है आपको, ये 1,20,000 हो गए मैन्युफैक्चर गुड्स का कॉस्ट, और जो ये 1,00,000 यूनिट्स है ना, ये हो जाएगा क्या, कितने गुड्स सेल हुए। तो जब सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने गुड्स सेल हुए उसका कॉस्ट। इज दैट ओके, चलो ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। अभी तक का समझ में आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक। इसके बाद में क्या खर्चा होता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए उनको बेचना है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, तो इसके लिए करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आओ नीचे डिस्कस करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मैम वो बीच में आपने बोला था रिसर्च कॉस्ट होता है, यस, बट मेन खर्चा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इसके लिए ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब मुझे बताओ ये इसमें कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होगा, बोलो। एग्जाम्पल, डेफिनेशन में बाद में लिखाऊंगी, पहले एग्जाम्पल बोलो क्या क्या आएगा, फिर वहां से हम लोग डेफिनेशन आराम से बना लेंगे। सैलरीज, मैम ऊपर आ गया ना वो सैलरीज, ये इधर लिखा आपने, नहीं ये दूसरा सैलरीज है, किसका सैलरी है ये बताओ, सैलरीज एंड कमीशन ऑफ whom, सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन बोलो, एंड सेल्स मैनेजर। सेल्स मैन तो बहुत होंगे, मैन लिखते हैं, बहुत सारे लोग होंगे ना, ये हो गए सारे कौन, सेल्समैन। और ये सेल्स मैनेजर मतलब कौन, इनका बॉस, इनको सुपरवाइज करेगा वो।
तो सेल्स मैनेजर बोलो या सेल्स सुपरवाइजर बोलो, ठीक है। देन नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस। ये क्या दिख रहा है आपको? प्योर ड्रीम, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये देखो नीचे इन्होंने ये सब लिखा है, डैंड्रफ जाएगा और वापस नहीं आएगा, प्यूरिफाई योर स्कैल्प एवरी डे, ठीक है क्या। एडवर्टीजमेंट बाय कौन सी हीरोइन है ये? अनुष्का शर्मा। मुझे बताओ इसने फ्री में कर दिया क्या एडवर्टीजमेंट? नहीं। और बोलो क्या क्या खर्चा लगा होगा इसका, फीस, मेकअप, टाइम जो दिया ना इसने, फिर उसके बाद में और भी सारा है जिसने प्रिंट बना के दिया होगा, ये इतना पूरा बना के दिया ना, शैम्पू का बॉटल, वो पीछे इतना वो जो बबल दिख रहा है वो, ये सारा लिखना, वो ये पूरा ये बनाना, दिस थिंग प्योर ड्रीम, ये जो डॉट डॉट डॉट्स बना है, ये पूरा ये जो लोगो ये सब बनाया है, इसका खर्चा। ये कहाँ इंक्लूड हो गया मुझे बताओ? एडवर्टीजमेंट। इतना अगर एडवर्टीजमेंट देखेंगे लोग सोचेंगे ओ अनुष्का शर्मा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा शैम्पू है। और भी देखो ना, अक्षय कुमार एडवर्टीजमेंट करते हैं, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, उसके बाद में कैटरीना कैफ। ऑलराइट, सो इनका सारा खर्चा है, ये लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे तो लोग क्या होता है कि हाँ भाई अच्छा ही प्रोडक्ट होगा ये, इसलिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। विराट कोहली जिसके एडवर्टीजमेंट करे वो तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, धोनी अगर एडवर्टीजमेंट करे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। इंश्योरेंस, जो भी गुड्स का, गोडाउन का है ना, या फिर वो सेल्स पर्सन जो रहेंगे, कुछ अगर ऐसा काम होगा जिसमें लाइफ की रिस्क होगी तो उनका इंश्योरेंस। गाड़ियां जो इनको गाड़ियां देंगे ना, सेल्समैन रहेंगे कहीं जा जाके इनको एडवर्टीजमेंट करना है, कुछ करना है, तो वो गाड़ियों का इंश्योरेंस, दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फिर और क्या? रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ सेल्स ऑफिस एंड वेयर हाउसेस। ऐसा क्यों बोल दिया? डेप्रिसिएशन किसका लगेगा? ऊपर मैंने क्या बोला था? डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अब यहां पे कौन सा डेप्रिसिएशन आ गया? डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स ऑफिस। वेयर हाउस के बाहर भी और एक कोई ऑफिस होगा जहां से प्रोडक्ट सेल होता होगा, सेल्स पर्सन वहां बैठते होंगे, ये सेल्स मैनेजर वहां बैठता होगा, वहां से टेलीफोन पे लोगों से बात करता होगा। तो वो जो सेल्स ऑफिस है जहां पे वो सेल्स मैनेजर बैठ रहा है, उस ऑफिस का डेप्रिसिएशन बोलो या तो रेंट बोलो, या फिर जो वेयर हाउसेस है जहां पे हमने गुड्स को रखा है ना, कुछ सेल्स ऑफिस में रखा है जहां से वो गुड्स बिक रहे हैं, उसका वेयर हाउस का इंश्योरेंस। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, फ्रेट। ये कहां वर्डिंग्स यूज होते हैं बताओ? जब हम लोग शिपमेंट करते हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर बाहर एक्सपोर्ट करना है तो ये सारा खर्चा होगा कि नहीं होगा? इंश्योरेंस का खर्चा होता है, फ्रेट लगता है, एक्सपोर्ट के कुछ एक्सपेंस होंगे, देन ड्यूटी लगती है। ये आपने सारा कहां पढ़ना है? अभी बोलूं कि इंटरमीडिएट में अपने कस्टम्स वगैरह में पढ़ना है। ये जो आईडीटी होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें आपने ये सब पढ़ना है, इंपोर्ट ड्यूटी, देन उसके बाद में पैकिंग, एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी पैकिंग का खर्चा लगेगा वो, शिपिंग का खर्चा, सब आ गया क्या इसमें? शिपमेंट होता है बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया के बाहर अगर हमको सेल करना है, उसका प्रमोशन, उसका एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, आप ये सब कस्टम्स में पढ़ोगे। इसके बिना एक्सपोर्ट नहीं होता गुड, ये फ्रेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग, शिपिंग, इसके बिना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, इसलिए ये सारा खर्चा। और कौन सा खर्चा रहेगा बताओ? मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन्स। इनको कुछ वैन, गाड़ियां कुछ दी होगी, इनका मेंटेनेंस लगता होगा, सर्विसिंग लगती होगी इनको, पेट्रोल का खर्चा, फिर उसके बाद में ऑयल वगैरह करना है, उसको ओवरऑलिंग करना है वैन्स का। ये सारा खर्चा कहाँ पे जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब मुझे डेफिनेशन बता दो जरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की। कॉस्ट, ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ में आपको हमेशा लिखना है प्रोडक्ट और सर्विसेज। और दूसरा मैंने यहां पर एक और चीज क्या लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है, लिखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इट इंक्लूड्स all costs from time the product is completed, the product is completed मतलब प्रोडक्ट अभी बन के रेडी है, सब हो गया है ना, in works until it reaches the ultimate consumer। जैसे ही प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया उसके बाद में जब तक वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को रीच होता है, उसके घर में बोलो या उसके गोडाउन में जाता है, तब तक का जितना भी खर्चा रहेगा वो किस में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। इसलिए नाम क्या पड़ा है उसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और बोलो इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट, ये खर्चा क्यों करते हैं हम, सेलिंग कॉस्ट क्यों किया है मैंने, क्यों किया ये सारा, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा, इंश्योरेंस, उसके बाद में सेल्स मन के पूरे मैं सैलरीज दे रही हूँ, इनको कमीशन दे रही हूँ। क्या आप 1000 प्रोडक्ट बेचेंगे ना तो आपको कुछ परसेंटेज का मैं कमीशन दूंगी। उनका माइंड कैसे काम करेगा इससे, भाई मुझे अगर 1000 प्रोडक्ट्स मैंने बेच दिए तो मुझे मिलने वाला है कमीशन। एक काम करो, ज्यादा मेहनत करो, 1000 नहीं मैं 2000 बेचूंगा, मुझे और ज्यादा कमीशन मिलेगा। किसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ऐसा, सेल्समैन का रहेगा ना। अरे अपने को तो पैसे ही देना है, तो अपना तो प्रोडक्ट भी तो बिक रहा है, प्रॉफिट भी तो हो रहा है, जो तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से दो सैलरीज वगैरह। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहां पर लिखना है आपको, सेलिंग फंक्शन क्यों करते हैं हम ये, सेलिंग फंक्शन इंक्लूड्स एक्टिविटीज। ये सारा जो भी खर्चा हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल में जो भी मैंने लिखा है, डायरेक्टेड टू क्रिएट एंड स्टिम्युलेट डिमांड। अपने प्रोडक्ट को डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी ना, डिमांड क्रिएट करेंगे तभी तो अपने पास कस्टमर्स आएंगे, अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे, अपने को प्रॉफिट होगा, फिर अपन लोगों को सैलरीज वगैरह देंगे और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और रॉ मटेरियल मंगाएंगे और है ना सारा खर्चा करेंगे, पैकिंग करेंगे, फिर लोगों को बेचेंगे। इट इज नेसेसरी दैट यू शुड हैव डिमांड। डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन करके कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट खर्चा है सेलिंग का। प्रोडक्शन करके तो ठीक है हर कोई कर लेगा, मैं भी एक फैक्ट्री खड़ी कर देती हूँ अभी कि कुछ तो प्रोडक्शन करूंगी, प्रोडक्शन कर लिया पर बेचेंगे कैसे, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग कैसा होगा, डिमांड क्रिएट करके लोगों के माइंड को हैमर करना पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन। ठीक है क्या, और इसका क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मेक द सेलेबल गुड्स, सेलेबल गुड्स इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर। आफ्टर सेल्स सर्विस बोलो, कस्टमर के घर तक बोलो या गोडाउन तक बोलो, कैसे प्रोडक्ट को भिजवाना है, वैन वगैरह का खर्चा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया। रादर ये इंपॉर्टेंट जो सेलिंग का फंक्शन है ना, ये मैं ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, है ना, सो दैट एक जगह सब अवेलेबल हो जाएगा। श्योर, सेलिंग फंक्शन टू क्रिएट एंड स्टिम्युलेट डिमांड, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसके लिए होता है, टू मेक द सेलेबल गुड्स अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर। ये सारा खर्चा आपको समझ में आता है कि हम लोग सेलिंग एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं, टू मेक द गुड्स सेलेबल, टू क्रिएट द डिमांड। ठीक है, अभी यहां पर मैं ऐड करूंगी, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं लिख देती हूं, से 1,20,000 गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ,
ठीक है, तो उसमें से अब मैं जितने सेल करूंगी उसी पे सेलिंग एक्सपेंस करूंगी, तो इसमें करूंगी मैं ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यहां पे मैं लिख देती हूं एक्स 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 एक्स। मुझे बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड करने के बाद क्या होगा? इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक तो कितने गुड्स मैंने सेल किए, से फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 में से 1,00,000 यूनिट्स मैंने क्या किए, बाजार में बेचे। 1,20,000 में से 1,00,000 यूनिट्स मैंने क्या किए, मार्केट में सेल किए, उसका क्या है ये कॉस्ट। अभी इसमें क्या ऐड होएगा? प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा एंड फाइनली अपनी सेल्स प्राइस डिसाइड होगी। जो आप बाजार में कोई भी चीज खरीदते हो ना, तो आपको ये प्राइस कोट होता है जिसमें बोलते हैं ना एमआरपी। इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस ऑल्सो, बट जो भी एमआरपी डिसाइड होती है वो आफ्टर एडिंग ऑल दिस कॉस्ट होती है। डू यू गेट दिस? अब समझ में आता है आपको महंगाई क्यों बढ़ रही है, इतना खर्चा लग रहा है इसलिए। अभी मैम इसमें आपने वो ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट तो किया नहीं, वो अभी तो मैंने खाली ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया है कि इसमें क्या 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 कॉस्ट ऐड होता है, खाली कॉस्ट डिस्कस किया है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस करके प्राइम कॉस्ट होगा, उसमें जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस बोलो वो ऐड करने के बाद में अपने को मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसका और एक नाम है और वर्क्स कॉस्ट। और वर्क्स कॉस्ट, ये बाद में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कभी वर्क्स कॉस्ट लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इसलिए सारी कॉस्ट लिख दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ऐड होगा अपना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो मिल जाएगा अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक्सपेंस हम लोग ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें अपन प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो मिल जाएगा सेल्स प्राइस। कितना एफर्टलेस है बताओ, कुछ भी दिक्कत गई क्या? नहीं। अब मेन डिस्कशन आता है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताओ ये एक्सपेंस का होता है क्या? जो मैंने सैलरी डिस्कस किया, डेप्रिसिएशन डिस्कस किया, पावर डिस्कस किया, हीट लाइट डिस्कस किया, इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या? नहीं। किसका स्टॉक होता है फिर? वो आपने दो तीन चीजें डिस्कस करी ना मैम, रॉ मटेरियल, फिर आपने डब्ल्यूआईपी डिस्कस किया और फिर आपने फिनिश प्रोडक्ट डिस्कस किया। तो इसका भी होगा ओपनिंग क्लोजिंग, इसका भी होगा ओपनिंग क्लोजिंग और इसका भी होगा ओपनिंग क्लोजिंग। मुझे बताओ रॉ मटेरियल अपन बाजार से खरीदते हैं, वी परचेज दिस, तो क्या परचेजेस भी लिखने पड़ेंगे आपको? वो ट्रेडिंग अकाउंट पता है क्या? अपन क्या क्या लिखते हैं? ओपनिंग, यहाँ पे परचेजेस लिखते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग लिखते हैं और फिर यहाँ पे सेल्स लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बट यहाँ पे अपन ये रॉ मटेरियल को सेल कर रहे हैं क्या? नहीं, अपन क्या कर रहे हैं? कंज्यूम इनटू फैक्ट्री, तो सेल्स के बदले यहाँ पर क्या आएगा? कंजम्पशन इनटू फैक्ट्री। इज दैट ओके? अपने को कॉस्ट लग रहा है, दैट इज अ कॉस्ट ओनली। देन डब्ल्यूआईपी का क्या रहेगा? अपना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रहेगा एंड फिनिश प्रोडक्ट का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। डू यू गेट दिस? इसको कैसे एडजस्ट करेंगे बोलो, कुछ आइडिया है क्या आपको कैसे एडजस्टमेंट होता है? अभी मैं यहां पर फाइनल स्पेसिमेन बना रही हूं, लिख दो ऊपर स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट। क्या क्या लिखो बताओ यहां पर मैम? पहले लिखो आप डायरेक्ट मटेरियल, इसका ही मतलब होता है रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का मैंने आपको क्या क्या बोला? परचेजेस होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। लिखो यहाँ पे ऐड ओपनिंग स्टॉक। फैक्ट्री 5-6 साल से चले जा रही होगी तो ओपनिंग स्टॉक पक्का ही होगा। ऐड परचेजेस, परचेजेस करते टाइम पर कौन कौन से कॉस्ट इंक्लूड होते हैं बताओ? इंक्लूडिंग इंसिडेंटल चार्जेस, लिखो यहाँ पे इंक्लूडिंग इंसिडेंटल चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस होते हैं वो? मैं एरो निकाल के लिखती हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आएगा उसमें, ऑफ कोर्स परचेज कर रहे हैं मटेरियल का तो उसका कॉस्ट। उसके साथ साथ में और क्या क्या चीज होती है? फ्रेट, इनवर्ड, गाड़ी का मोटर व्हीकल का खर्चा उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। उसके बाद में कुछ टैक्सेस लगेंगे, ड्यूटीज लगेगी, इंपोर्ट किया होगा तो ड्यूटीज वगैरह लगेगी, और अगर लोकली परचेस किया होगा तो टैक्सेस वगैरह लगेंगे, वो सारा खर्चा।
इंश्योरेंस, परचेस करते वक्त भी हम लोग कुछ इंश्योरेंस करवाते होंगे कि अगर बीच में व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए या पूरा जो मटेरियल हमने परचेस किया वो जल जाए तो हमको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। ये सारा जो जो भी खर्चा होता है या फिर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी इंश्योरेंस का खर्चा होता है, ये सारा इंक्लूड होता है। इसको बोलते हैं इंसिडेंटल चार्जेस। ठीक है, बट एक्सक्लूड क्या 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 एक्सक्लूड क्या क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा आप पेन चेंज करती हूं मैं। एक्सक्लूड क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, एरो निकाल के ही लिखती हूं। ट्रेड डिस्काउंट, ऑफ कोर्स अपन ने जितना परचेस किया, से अपन ने 10 लाख का पूरा जो मटेरियल है वो परचेस किया, उसमें से अपने को से 50,000 का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो वो ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे, 10 लाख में से माइनस कर देंगे, 9.5 लाख रुपए का ही हम लोग मटेरियल परचेज बोलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को एक्सक्लूड करेंगे। और क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सारा आप कहां पढ़ोगे, कस्टम्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ोगे आप ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह। अभी के लिए समझ लो कि अपने को कुछ क्लेम बैक मिल जाता है, ड्यूटी वापस हो जाती है, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। एंड रिफंड्स, रिफंड्स तो कुछ अगर रिफंड वगैरह मिल गया, ये भी आपको कस्टम्स में पढ़ने मिलेगा, है ना। आपके सिंस ये पूरे फॉर्मेट में है तो एक साथ सब होना चाहिए, इसके लिए मैं सारा लिख रही हूँ वापस से। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा परचेजेस में, इंक्लूडिंग इंसिडेंटल चार्जेस, ये सारा मैंने इंक्लूड भी लिख दिया और एक्सक्लूड भी लिख दिया, है ना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। अभी मुझे बताओ क्या क्या अपन ने लिख दिया यहां पर। डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, उसमें ओपनिंग स्टॉक कर दिया, एडजस्ट परचेजेस कर दिया। अब क्या एडजस्टमेंट करने का रह गया मैम, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्लोजिंग स्टॉक किधर है, नीचे लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है ये, ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है क्या, ये सारा एडजस्ट होने के बाद अब में आप क्या ऐड करोगे, ये देखो ना यहां पर देख के बताओ। डायरेक्ट मटेरियल का सारा हो गया, टिक मार्क। दूसरा अपन डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंस ऐड करेंगे, करो ऐड डायरेक्ट लेबर, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब मिला के क्या बन गया ये, प्राइम कॉस्ट। मुझे बताओ ये डिटेल में डिस्कस हो रहा है कि नहीं, एकदम आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा स्पेसिमेन आपके पास में रेडी रहेगा, है कि नहीं। इतना क्लियर है क्या, डायरेक्ट मटेरियल में अपन ने सब एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या होता है प्राइम कॉस्ट के बाद में, देख के बताओ यहां पर। मैम वो फैक्ट्री एक्सपेंस है ना, वो आपने बोला था इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस कुछ होते हैं, कुछ याद करो थोड़ा थोड़ा क्या क्या एक्सपेंस होता है यहाँ पर। वो मशीनरी का लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस, फिर कुछ लेबर लोग वगैरह इनडायरेक्टली वहां पे क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड कोई काम कर रहे होंगे तो वो ऐड होंगे। आया ना, लिखो ऐड, इसको अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो और प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलो। ओवरहेड्स में क्यों नाम यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा इनडायरेक्ट खर्चा है। डायरेक्टली खर्चा हो रहा है क्या, मशीनरी का ग्रीस डायरेक्टली प्रोडक्ट में हो रहा है क्या यूज, नहीं, पर वो फिनिश प्रोडक्ट बनने में यूज हो रहा है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें ये सारा एक्सपेंस यूज हो रहा है, इसलिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्शन एक्सपेंस में इंक्लूड होता है। और क्या बोलेंगे इसको, वर्क्स ओवरहेड। अच्छा, अब एक बार वो ओवरहेड्स एक्सपेंस तो मैंने ऐड कर दिए, अब देखो एडजस्टमेंट रहेगा। मैंने 3 चीजें लिखी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, फिर मैंने लिखा डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग। अब बारी है उसकी, अब जो अपना फैक्ट्री में कुछ तो डब्ल्यूआईपी रहेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल पुट किया, रॉ मटेरियल इन, अब चले जा रही है ना वो मशीनरी, चले जा रही है चले जा रही है, प्रोडक्शन होते जा रहा है और सेटल होते जा रहे हैं गुड्स। फिर अभी डे एंड आ गया, मतलब क्या अभी 6 बजने वाले, तो कुछ क्या हो गया भाई, अभी मशीन बंद करना है, तो इधर कुछ मटेरियल पड़ा है, इधर कुछ मटेरियल पड़ा है, इधर कुछ मटेरियल पड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। भाई अपने आप सिर्फ वो जो मशीनरी में पड़ा हुआ है ना, अब तो पड़ा हुआ है, तो दिन जब शुरू किया होगा आपने तब भी कुछ मशीनरी में होगा, उसको बोलते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। दिन शुरुआत करे अगर मशीनरी में कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में बचा हुआ है तो उसको बोलेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अभी वो खत्म होगा दिन भर में, पहले वो फिनिश होगा फिर नया मटेरियल पुट होगा।
और डे एंड पे जैसे 6 बजने वाले हैं अभी, है ना, सबको रैप अप करना है, फिर भी ऊपर मशीनरी में कुछ तो मटेरियल पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो सुबह सुबह जैसी मशीन शुरू करी तो प्रोडक्शन बन के खत्म हो गया ना, अभी प्रोडक्ट बाहर निकलने वाला है। पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अभी बंद कर दी मशीन, पड़ा है ऊपर, तो मैं एडजस्टमेंट कैसा करूंगी? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करूंगी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस करूंगी। आया ना? और जो बच गया वो क्या रहेगा? फिनिश प्रोडक्ट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें से मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया? अभी जो फिनिश प्रोडक्ट बना हुआ है, तो उसको अपन यहां एडजस्ट करेंगे। क्या क्या मैंने सिर्फ यहां पे ऊपर आप देखोगे तो मैंने लिखा क्या? फैक्ट्री एक्सपेंस। तब सिर्फ मैं एक्सपेंस की बात कर रही थी। अब यहां पे एडजस्टमेंट किसका होगा? डब्ल्यूआईपी का। ऊपर यहां एडजस्ट किया मैंने रॉ मटेरियल, यहां एडजस्ट करूंगी डब्ल्यूआईपी, फिर फिनिश प्रोडक्ट नीचे एडजस्टमेंट होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लिखो यहां पे एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्योंकि वो अभी प्रोसेस होके फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, और डे एंड पे जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो तो मशीनरी में पड़ा है, वो अभी कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। तो बचा हुआ क्या रहेगा अपना? फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। देख लो यहां पे, ये सेम टू सेम, अभी सिर्फ मैं एडजस्टमेंट कर रही हूं, बाकी पूरा जो फॉर्मेट है सेम है। अब आपको लगता होगा कि मैम वो क्या है, डिफरेंट एकदम कुछ बना रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बना रहे, इसलिए मैंने दो अलग अलग बनाए कि आपको पहले एक्सपेंस वाइज समझ जाए, उसके बाद में जब एडजस्टमेंट करेंगे तो वो समझ जाए। अब जब मैं यहां पर लिख रही हूं ना, ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलो, अभी मैं फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में जब एडमिन ओवरहेड्स डालूंगी तो उसमें ये सारा इंक्लूड होगा। अपन ने जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं ना, वो सारा इंक्लूड होगा। ये सारे एक्सपेंस आएंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको दे दिया जाएगा सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, कहां डालेंगे उसको? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। आपको बोल दिया जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, उसको कहां डालोगे आप? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, क्योंकि वो अपन ने कहां इंक्लूड किया है? डायग्राम में इंक्लूड किया है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी पावर ऐसा कुछ आया तो उसको कहां पे डालेंगे हम लोग? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोलो या ओवरहेड्स, ये दिख रहा है आपको? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कुछ एक्सपेंस वहां इंक्लूड होगा। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज गो अहेड एंड क्लियर योर डाउट्स। अभी मुझे बताओ, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में अपन क्या ऐड करते हैं? इधर देख के बताओ। ये फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, फिर मैंने क्या ऐड किया वहां पर? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। करो आप भी ऐड। वेटिंग। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और ओवरहेड्स, ये सारा जहां पे भी मैं ओवरहेड्स लिख रही हूँ ना, ये सारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा है। ठीक है क्या? ओके। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करने के बाद में अपने को क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ऑलराइट, अब क्या एडजस्टमेंट करेंगे बताओ? ये तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, मैंने आपको बोला था 1,20,000 यूनिट्स जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो गए। मैम, आपने वो चीज बोली थी ना, अपना रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया एडजस्ट, डब्ल्यूआईपी हो गया ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट, अब क्या रह गया? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। उसको करो एडजस्ट फिर। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आप बहुत टाइम से मैन्युफैक्चरिंग करते आ रहे हो, तो जो ओपनिंग रहेगा वो ऐड करो, पहले वो बेचेंगे। और डे एंड पे क्या हो गया? डे एंड पे बोलो या मंथ एंड पे बोलो, आपने कितने बेचे? खाली 1,00,000 बेचे, तो फिनिश गुड्स अभी भी स्टॉक में कितना पड़ा है गोडाउन में? 20,000 यूनिट्स। ये कुछ 20,000 ऑलरेडी पड़े होंगे। ओपनिंग स्टॉक अभी नहीं लिख रही हूँ, समझो फर्स्ट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, पहले साल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक होगा क्या? कुछ नहीं होगा, तो आपको ऐड करना है। ठीक है, एंड में मैं आपको एक आधा एग्जांपल दे दूंगी, जिससे आपको थोड़ा ऐसा सिली सा एग्जांपल दूंगी, जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओपनिंग को क्यों ऐड किया जाता है और क्लोजिंग को क्यों लेस किया जाता है।
अभी तो लॉजिक वाइज मुझे लगता है क्लियर होगा कि ओपनिंग को पहले ऐड करो, क्योंकि अपन पहले वो क्लियर करने वाले, पहले वो बेचने वाले, वो बिक गए। अब डे एंड पे बोलो या मंथ एंड पे अपने पास 20,000 तो गोडाउन में पड़े हैं, बेचे क्या अपन ने वो नहीं, इसलिए क्लोजिंग को लेस करते हैं। अब क्या मिल जाता है मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एडजस्टमेंट करने के बाद में मिल गया कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड। क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। कितने सेल किए मैंने यूनिट्स, 1,00,000, उसकी कॉस्ट है ये। अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में कौन सा चीज आपको ऐड करना पड़ता है। मैम ये देखो आपने बोला था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, करो ऐड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो क्या मिल गया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब ये 1,00,000 यूनिट जो अपन ने सेल किए उसका तो कॉस्ट है, बट वो बेचने के लिए आपने कुछ सेलिंग एक्सपेंस भी किए, तो वो कुछ एक्सपेंस ऐड होने के बाद में आपको एकदम पक्का पक्का मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने आपने गुड्स बेचे और उसकी कॉस्ट क्या है। 1,00,000 यूनिट्स बेचे ना, तो उसकी अक्खी कॉस्ट इंक्लूडिंग सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा मुझे बताओ, ये तो कॉस्ट है, कॉस्ट पे बेचेंगे क्या आप, नहीं मैम हम लोग तो सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे, एमआरपी पे बेचेंगे, उसमें क्या इंक्लूड होके रखता है, प्रॉफिट। अब कॉस्ट में होगा इंक्लूड प्रॉफिट, बन जाएगा सेल्स। ये जो सेल होता है प्राइस, ये होता है कोटेड प्राइस। समझ में आती है ये पूरा फॉर्मेट। अब जहां पे भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूं ना, तो वो वहां पे आपको देखना है जो एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ओवरहेड्स है, तो वो लिस्ट है पूरी, एग्जाम्पल मैंने लिखे ना, वो सैलरीज ऑफ स्टाफ, देन डायरेक्टर्स वगैरह, देन उसके बाद में क्या डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, वो सारी लाइन आइटम्स यहाँ पे आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में। फिर जहां पे मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखा है, वहां पे सारे वो जो लाइन आइटम्स लिखे हैं ना मैंने, सैलरीज, कमीशन ऑफ सेल्समैन, सेल्स मैनेजर, एक्सपेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये सारा खर्चा कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। जहां जहां भी मैंने ये हाईलाइट किया है ना, तो वहां पे वो एग्जाम्पल का लिस्ट आएगा, लिख देती हूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिस्ट, एग्जाम्पल लिस्ट। आपको आपके कॉपी में लिखना होगा तो आप अंडरलाइन करके उसके नीचे लाइन आइटम्स लिख सकते हो, पूरा का पूरा आपके पास फॉर्मेट अभी रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स रहते हैं ना, इसका भी लिस्ट है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो गया, ल्यूब्रिकेंट का खर्चा हो गया, ये कहां पे आएगा, सारा प्रोडक्शन में आएगा। इज दिस ओके? एक बार रिपीट करते क्या फॉर्मेट को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस मिलके होगा प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड्स ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस में क्या क्या आएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ड्यूटीज, सारे इंसिडेंटल चार्जेस इंक्लूड हो गए। एक्सक्लूड क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट, ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड एक्सक्लूड होगा। क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, बाकी सब मिला के हो गया प्राइम कॉस्ट। फाइनली फिर ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना, लुब्रिकेंट, ऑयल, वो सब खर्चा। देन यहां पर एडजस्टमेंट होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, वो कहां पे फंक्शन कहां पे चल रहा है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जो भी डब्ल्यूआईपी बच गया या पहले का जो डब्ल्यूआईपी था उसको एडजस्ट करो, ओपनिंग क्लोजिंग को, मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में से जैसे ही प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, अभी वो कहां जाने वाले हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, मतलब अकाउंटिंग वगैरह होने वाला है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ओवरहेड्स को ऐड करो। फिर अपने को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। से फॉर एग्जांपल 1,20,000 यूनिट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। देन अपन क्या करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे, दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। देन अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। अभी ये तो कॉस्ट हो गई फिनिश गुड्स सोल्ड की, इसमें ऐड हो गए सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि इन गुड्स को अपने को बेचना है, 1,00,000 यूनिट्स बिकने वाले हैं, तो प्लीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को ऐड करो, यू फाइनली गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें अपन ऐड करेंगे प्रॉफिट मार्जिन एंड अपने को मिलेगा सेल्स कोटेड प्राइस। इज दिस ओके? जहां पे मैंने हाईलाइट किया है तो वहां पे आपको ये वाला लिस्ट इंक्लूड कर लेना है अपने आप। ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोला है वहां पे ये लिस्ट इंक्लूड कर लो, ये जहां पे जो जो खर्चा लिखा है वो। देन उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के वहां पे ये लिस्ट लिख लेना, और सेलिंग के वहां पर ये वाला लिस्ट लिख लेना। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे भूल गई हूं, ऊपर जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्या, प्राइमरी कॉस्ट।
कहीं पर भी ऐड कर दो, यहां पर से ऐड प्राइमरी पैकिंग, है ना। फैक्ट्री कॉस्ट के पहले पहले ही कर देना है, क्योंकि फैक्ट्री में ही पैकिंग होता है, प्राइमरी पैकिंग कहां इंक्लूड होता है, फैक्ट्री में। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। अभी मैं स्क्रीन को जूम करती हूं, आपको जो भी लिखना है प्लीज कॉपी डाउन। ओके, और इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें सारा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस्ड है ना, उसको सॉल्व करेंगे। और कुछ अगर लाइन आइटम अपने को ऐड करना है, कुछ नया मिल गया अपने को पर्टिकुलर चीज, वो कहां पे इंक्लूड होगा ना, तो अपन वहां पे उसका लाइन आइटम जोड़ देंगे। इज दिस ओके? अभी समझ में आता है तो प्लीज एक बार थम्स अप दे देना, और जो कोई यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज शेयर द वीडियो। ओके, चलो स्क्रीन जूम करती हूं। बाय बाय, टेक केयर।